कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म की यौम-ए-आज़ादी की तकरीर में लोगों को हुकूमत के इक़दामात के बारे में बताने के बजाय आरएसएस की बात करने पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। कहा, जद्दोजहद आज़ादी की बेइज्जती की गई है। आरएसएस ने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम-ए-आज़ादी की तकरीर में आरएसएस का जिक्र किया, जिस पर एआईएमआईएम के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि हर वज़ीर-ए-आज़म यौम-ए-आज़ादी पर लोगों से जब खिताब करता है तो उन्हें हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात के बारे में बताता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 साल मुकम्मिल करने की बात की है और उनका मानना है कि ये मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों की बेइज्जती है, क्योंकि आरएसएस ने तो जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था बल्कि अंग्रेज़ों की मदद की थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आरएसएस ने हमेशा जामे कौम परस्ती की मुखालिफत की है, जिसकी बुनियाद आबा व अजदाद ने रखी थी। सदर मजलिस ने कहा कि जब पीएम मोदी ने आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा किया तो उसकी मुखालिफत नहीं की गई थी, क्योंकि वह खुद आरएसएस के रुकन हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जब वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहे हैं तो उन्हें इस तरह की बातों से या फिर आरएसएस का तबसरा करने से गुरेज करना चाहिए। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी निसाब में तब्दीली को लेकर भी अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जब भी बीजेपी और आरएसएस इक़्तिदार में आते हैं तो तारीख बदली जाती है। उनका कहना था कि ये सब एनसीईआरटी की निसाबी किताबों में बताया जाना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि आज़ादी के वक्त 98% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन जब भी मुल्क की तक़सीम की बात होती है तो झूठ बोला जाता है, तारीख को छुपाया जाता है। लाल किले से जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया, आरएसएस की उपलब्धियां बताई और आरएसएस के योगदान की बात की। आपने इसको ऊपर कमेंट किया, आपने ट्वीट किया है सर। देखिए, मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के ज़रिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है, मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ़ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई है। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज़म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज़म जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुज़रे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, कि मैं जानता था वो तो स्वयं सेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेट्रेड को फैलाती है, डिवीज़न होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नज़र आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में
क्या लिखा गया है बताइए आप, क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेज़ों ने ये फैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फ़ौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलवालकर ने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं, जबकि उस वक्त जो अंग्रेज़ बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो। एक और बात आपको जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर हैं, महासभा के हैं और आरएसएस के एक जिम्मेदार थे अंडर अ पैक्ट। दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने। कौन उसको हेड कर रहा था? फजलुल हक। ये कौन था फजलुल हक? ये फजलुल हक वही आदमी था जो पाकिस्तान के रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के सेशन लाहौर में मार्च 1940 में मूव किया था। आप बताइए फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो। दूसरी आखिरी बात, ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं NGO, आपको इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूँ कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था, राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब द्योरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने। उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीज़ें सामने हैं। उनका पार्टी का जो आर्टिकल 14 है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मगर हर काम आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत प्रधानमंत्री के, वज़ीर आज़म के। आप देश के बारे में बोलना था। आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कहीं। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के ख़िलाफ़ थे, रहेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर एक वज़ीर आज़म तो है। मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ़ की, ये सरासर गलत है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे को ख़तरा चीन से है। चीन आज भी हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम नहीं जा सकते। हमने 25 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिए हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फ़रोग़ दे रही है, हेटरेट में इजाफ़ा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहाँ पर ख़बरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक़ आरएसएस से है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,